नागपूर अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी लोककलावंतांचा रस्त्यावर आगळा वेगळा मोर्चा निघाला। शाहीर व लोककलावंतांच्या मागण्या पूर्ण करा यासाठी टाळ, मृदंग, ढोल आणि ताशांच्या गजरात लोककलावंतांनी रस्त्यावर नाचत गाजत मोर्चा काढला। याशिवाय धनगर समाजाचा मोर्चा देखील लक्षवेधी ठरला। स्वागत करता हूं मैं उमराज सरदार, आप सभी का आवाज़ इंडिया के उसे बहुचर्चित शो में जिसका नाम है आवाज़ आपकी। इस वक्त हम लोग टेकड़ी रोड पर है और टेकड़ी रोड पर एक और यहाँ पर मोर्चा आया हुआ है। ये कलाकारों का मोर्चा है। कलाकार अपनी मांगों को लेकर आए हैं। 2200 का मानधन इन्हें मिलता है, हर महीने का इन्हें एक स्टाइपेंड मिलता है 2200 का। इनकी मांग है कि इससे ज़्यादा मिले, क्योंकि आज की महंगाई के दौर में इतने पैसों से उनका काम होता नहीं, इससे ज़्यादा। इसके अलावा और क्या क्या मांगे, आइए इनसे बातचीत करके जानते हैं। माणिकराव मोतीराम देशमुख, मुक्काम मोहाड़ी, पोस्ट तितूर, तहसील कुई, जिला नागपुर। यहाँ मेरा जन्म हुआ और वहाँ से मैं 10 साल से भजन गाता हूँ, पोहाड़े गाता हूँ, शायरी करता हूँ। और अभी मैं 1968 से शायरी कर रहा हूँ और आज भी मेरी शायरी शुरू है। मेरे पास 10 कलाकार है और पूरे महाराष्ट्र में दिल्ली, मुंबई, आगरा, राजस्थान सब जिधर उधर मेरा प्रोग्राम चालू है। मांगों को लेकर आप यहाँ पर आए हैं? जी, हमारी मांगनी यह है कि 2,000 रुपये मानधन मिलता है, 10,000 मिलने को होना, क्योंकि 2,000 में कोई होता ही नहीं ना जी। महंगाई है, क्या करेंगे। और हम जब देहात में जाते हैं तो हज़ारों लोग हमारे पास में बैठते हैं। कोई हमारे पास तो टीवी नहीं, रेडियो नहीं, चैनल नहीं, तो हम इन लोगों को बिठाते हैं ना। एक चौक से साहब आते हैं तो हज़ारों लोग बैठते हैं। इन लोगों के सामने हम गाते हैं, हाँ, और गा के भी हम लोगों को बिठाते। ये बड़े बड़े लोग आते, लीडर लोग देख के बोलते कि हम ही बड़े हैं, हम ही बड़े हैं। काय के बड़े हैं? हमने इन लोगों को बुला के बिठाए हैं अपने कला से। और ये संगीत तमाशा, संगीत कोई गायन हो, इसमें ताकत है। आज संगीत नहीं रहता तो ये लोग सुनते नहीं, जनता प्रबोधन करते हैं, वो लोग सुनते, आलीशान में सोते हैं, आलीशान से खाते हैं। फिर ये नहीं रहने के बाद क्या करेंगे। अभी टीवी, रेडियो अभी निकला नया। पहले पुराने ज़माने में क्या था, खड़ी गम्मत ही थी, कलाई थी, इस लोक कला थी और हज़ारों लोग सुनते थे। अभी भी हज़ारों लोग बैठते हैं हमारे तमाशे में। अभी भी चालू है। मेरे 10 लोग की पार्टी है, जन जागृति कलंगी शायर मंडल। हाँ सर, बोलिए सर। मैं संजय खांडेकर, विदर्भ शाहीर कलाकार परिषद नागपुर तालुका महासचिव, ग्रामीण क्षेत्र से हूँ। आपको आज यह इतना बड़ा मोर्चा इस वजह से निकला है कि हम कलाकार जो है, बचपन से हम पैदाइशी कलाकार है, क्योंकि हमारे दादा पिताजी ने यही कलाकारी में जन्म लिया था और उन्होंने प्रबोधन करके एक समाज को गढ़ाया। हम लोग अपने लिए तो जीते हैं, पर आने वाले पीढ़ी को हम क्या देंगे। आज आप आधुनिकता से प्रचार होते जा रहा है, हर जगह टीवी, मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल वगैरह, इससे सभी कलाकारों का यानी प्रसार होता है। पर हम जैसे पिछड़े लोगों का जो लोक कलावंत है, जैसे हम भारूड करते हैं, गोंदड़ करते हैं, नृत्य आदि क्षेत्र में हम काम करते हैं, तो हम लोगों को ऐसे कौन सी सुविधा दे रही गवर्नमेंट। इस वजह से हमने इस साल में, इससे पहले तो मैंने मेरी ज़िंदगी में देखा नहीं कि कलाकारों का इतना बड़ा हुजूम बन के आया था। आज हर प्रकार के कलाकार यहाँ पे भजन मंडल से लेकर सभी प्रकार के, तो इनके हमारी यही मांग है कि जैसे वृद्ध कलाकार है, उनका जो है, उनको मानधन न देते हुए उनको पेंशन दिया जाए, जो भी वृद्ध कलाकार है। उसके बाद में जिला मानधन समिति ने जो भी 120 प्रकरण है, उसका जो है उनमें से
उनका जो अमाउंट है उसमें वार्ड होना चाहिए। उसके बाद में मंदिर समिति में बैठक, समिति की इस तरह से 2 बार 3 बार ऐसी बैठक भी होना चाहिए। उसके बाद में जो वृद्ध कलाकार है, नहीं भाई ये 50 साल के हैं, 60 साल के हैं और वृद्ध होते हुए उनको कोई सुविधा देनी चाहिए, ऐसा नहीं है। विद इन 25 साल से लेकर के 40 साल तक के और उसके भी ऊपर में जो कलाकार है उनको भी इसकी सुविधा मिलनी चाहिए, वही हमारी मांग है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोक कलाकार है, लोक कलाकार को राजाश्रय मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए कि जो लोक कलाकार जो प्रबोधन करते गांव-गांव में जाके, ये कोई पिक्चर का नहीं करते, गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है, चाहे वो खर्रा, गुटखा, दारू, इन्हीं से मुक्ति कैसी मिलेगी लोगों को और इससे कितना नुकसान होता है, जो काम गवर्नमेंट ने करना चाहिए, गवर्नमेंट का काम शायर लोग करते हैं। तो ये शायर लोग जब ये इतना अच्छा करते हैं और गांव-गांव में देखेंगे, वहाँ कोई मॉल नहीं है, वहाँ कोई थिएटर नहीं है, ये जो लोक कलाकार जब आ जाते हैं तो ये शायर का प्रोग्राम बोले तो 1000, 5000, 10,000 लोग जमते हैं और जमते घंटे 2 घंटे के लिए नहीं, पूरा 24 घंटे इनका कार्यक्रम चलता है और ये कार्यक्रम कर करके इनका जो गला है, गला के 12 बज जाते हैं। हम बड़ी इनकी डिमांड क्या है कि अब यह गला खराब हो रहा है तो हमको आरोग्य सेवा तो दो, हमको कुछ तो भी गवर्नमेंट ने एसटी में जाते तो एक आधा चेयर का हमारा रिजर्वेशन तो करो, गरीब शायर लोग है, एक आधा घरकुल तो दो, एक आधा मकान तो दो। जैसा तहसील में ये जब जाते हैं तो जैसा अपना सरपंच भवन है या अलग भवन है, इनका लोक शायर लोक कलाकार भवन बनना चाहिए ताकि कहीं पे भी इन्होंने कलाकार ने कार्यक्रम किया तो अपने प्यार से वो अपने भवन में जाके रह सकते। और सरकार ने इनको जिम्मेदारी देना चाहिए, सरकार के जो भी प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट इनको बताना चाहिए, इनको सफिशिएंट पैसा देना चाहिए और इनके माध्यम से पूरे गांव-गांव में वो अपने प्रोजेक्ट को उन्होंने बढ़ावा देना चाहिए। मी 72 पासून शाहिरी करतो आणि आमच्या कमसे कम 10 ते 15 शाखा आहे शाहिरीच्या, पोवाडे, कीर्तन, नाचगमती, डॅन्सर मुलं, डॅन्सर लोक जे आहे पोरं ते बाईचा वेश घेतात, पत्नी बनतात। आम्ही दारूचे पोवाडे करतो, दारूबंदीचं व्यसन मुक्त करतो। 5-5 वर्ष मला 500 रुपये महिन्यापासून मान मिळाला। 72 पासून माझी शाहिरी आहे। आज माझ्यावाला 70 वर्षाचं वय आहे। 2200 रुपये आम्हाला बांधण मिळते। भविष्यात काय भागणार आहे? इकडं अंगाला बिमारी, शुगर, आता कोणातून आवाज नाही निघत, त्यासाठी काय करायचं आम्ही? 1919 मध्ये मार्च महिन्यात 21 तारखेला मी फार्म भरला, अजून बी त्या फार्माची विल्हेवाट लागली नाही। दक्षिणमध्ये जाव, ते म्हणते तुमचा मुंबईहून फार्म आला आणि दिल्लीला गेला, पण अजून काय दिल्लीहून किल्लीला आमची लागली नाही का? आम्ही फार अडचणीत पडलो आहो आणि या अडचणीमध्ये आम्ही सर्व जे शाहीर लोक आहो सर्वच विलंब आहो। आम्ही रात्रदिवस मेहनत करतो, लोकांना मार्गदर्शन करतो, त्याचा आम्हाला काही लाभ नाही। 92-93 मध्ये शरद पवारजी होते, त्यांनी तेव्हा 5च जण, आज तर कमसे कम 2000 लोकांची संख्या आहे, पण त्यावेळेस फक्त 5 लोक होतो आम्ही। माझे विठ्ठल शाहीर, घोंगडी, उमाटे, केशवदादा आणि शंकर खोकले आणि अशोक खाडे, मी त्यांच्यात तरुण होतो। तेव्हा आम्ही शरद पवारकडे जाऊन विनंती केली, तेव्हा त्यांनी 500 रुपये महिना केला। त्याच्या बाबतीत 2-3 मोर्चे निघले, पण आजच्या मोर्चावानी मोर्चा नाही। म्हणून मी विनंती करतो की आमच्या शाहीर लोकांना या सरकारकडनं काय अपेक्षा आहे? वाटते का तुम्हाला या मोर्चाचा सरकारवर काही परिणाम होईल म्हणून? असं मला वाटत नाही। शाहीर करते नवीन मुख्यमंत्री बनले, याईन जर आपला झेंडा उभा केला आणि याईन जर काही केलं तर होईल, नाही तर याचा झेंडा उपडायला काही लागत नाही आम्हाला। आम्ही कलाकार आहोत। मुख्यमंत्री आपला नागपूरचे जो रवी नाही करू शकत तो आमचा कवी करते। आम्ही जो कलावंताचा आमच्याकडे जो पेशा दिलेला आहे, आमच्या कलावंतांना मान मिळण्यासाठी, जो सन्मान मिळण्यासाठी आमचे हक्क आहे, आमचा हक्क आम्हाला पाहिजे आहे। जो 2,000 रुपयामध्ये काय भागतो? एका आमदार निवडून येते, एकदा निवडून आला तर त्याला मरेपर्यंत 1 लाख 2 लाख रुपये पेन्शन मिळतो मरेपर्यंत। आणि आमचा कलाकार आज जरी समजा कलेमध्ये प्रवीण असून त्याला फक्त 2000चे पेन्शन मिळतो आणि त्या 2000मध्ये काय भागत असेल तर आमच्या कलाकाराचा 2000चा पगार कमीत कमी 10,000 झाला पाहिजे। त्यांना घरकुलाची व्यवस्था झाली पाहिजे,
आणि जशा संजय गांधी निराधारमध्ये श्रावणबाळ योजनेमध्ये महिन्याची जे मासिक सभा होते आणि त्या मासिक सभेमध्ये कोणते कलावंताच्या फार्माची अट नाही, त्याप्रमाणे दरवर्षी दर महिन्याला या कलावंताच्या मीटिंगमध्ये दर महिन्याची मीटिंग घेऊन किती जरी फार्म आले त्यांचे ते जेवढे त्यांच्या नियमात बसते ते फार्म मंजूर करावा आणि कलावंतांना जो न्याय मिळण्यासाठी त्यांना घरकुल योजनेत, रेल्वेमध्ये, बसमध्ये जो हे बिडा आणि कलावंताचा जो निवासस्थान आहे, सरपंच भवन, आमदार भवन, विश्रामगृह, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातला कोणताही कलाकार या नागपूर जिल्ह्यात नागपुरात आला किंवा कोणत्याही तालुक्यात जर गेला तर त्या कलाकाराला निवासाची स्थान पाहिजे, एवढं माझं म्हणणं आहे. आणि या सरकारने केंद्रामध्ये तोच सरकार, महाराष्ट्रामध्ये तेच सरकार, दोन्ही जर भाऊ एक आहेत तर यामध्ये कोणत्या गोष्टीचा वाटा न करता आमच्या कलावंताच्या मागण्या पूर्ण कराव्या ही मी या सरकारला या ठिकाणी खुलेआम आवाहन करतो. तो कुछ इस तरह की मांगे इन सारे लोगों की थी. इनका कहना यह है कि इन्हें घर मिलना चाहिए, इन्हें वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो जो एक आम इंसान के लिए बेहद ज़रूरी है. इन सारी मांगों को लेकर ये यहाँ पर मोर्चा लेके आया है. 2200 से 10,000 की इनकी मांग है कि 10,000 का मानधन मिलना चाहिए. क्या वाकई में सरकार इनकी मांगों को पूरा करेगा? इसी बड़े सवाल के साथ दोस्तों नागपुर में शीतकालीन अधिवेशन का सत्र आज ही से शुरू हुआ. एक बहुत बड़ा मोर्चा यहाँ पर आया है. तकरीबन 8 दिन से ये लोग पैदल चल के नागपुर में अपनी मांगों को लेकर आए. धनगर समाज के ये लोग हैं, गाय बकरी चराने वाले ये लोग हैं और जहाँ जगह मिलती है वहाँ पर चरा लेते हैं. इन्हें कुछ चाहिए वैसे ठिकाने नहीं मिल पा रहे, उसी की मांगों को लेकर यहाँ पर आए. पिछले कई सालों से मोर्चे चल रहे थे लेकिन इन मोर्चा का आज तक किसी तरह से कोई भी फायदा नहीं हुआ. आइए इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं. मैडम आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा. मैं प्रमोदिनी मुंदाने. हाँ, कहाँ से निकले आप लोग? हम यवतमाल से निकले हैं 12 तारीख से. 12 तारीख से. और 12 तारीख से आप तकरीबन कंटिन्यू पैदल चलते हुए यहाँ पर आए. हाँ, सब कितने लोग आज इस मोर्चा में? हमारे यानी 6,000 के पास ज़्यादा होंगे लोग यहाँ पर हाँ, आए यहाँ पे हैं. आए. किन मांगों को लेकर आप यहाँ पर आए हैं? हमारे जो मेंढपाल बांधव है उनको जो वन रक्षक विभाग है वो हमारे मेंढपाल बांधव को बहुत तकलीफ देता है. किस तरह की तकलीफ देते हैं? यानी उनको अगर उनकी मेंढी कहीं पे भी गई तो उनको पासेस नहीं है. पहली बात तो हमारे मेंढपाल बांधव को पासेस नहीं है. और ये जो वन विभाग के कर्मचारी वर्ग है उनको इतना तकलीफ देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं. अगर कहीं पर भी हमारी मेंढी उसके खेत में गई या कहीं गई तो वो हमारे मेंढपाल बांधव को अंदर करते हैं, केसेस लगाते हैं. मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि हमारा संविधान में लिखा दिया गया है आर्टिकल में कि वन और वन्य जीव पशु संवर्धन आर्टिकल 48 में, फिर हमारा दिया हुआ हमको दे नहीं रहे हैं आप. हमको इतनी तकलीफ किस लिए? अगर हमारे मेंढपाल बांधव को समझ नहीं रहा है तो आप तो समझदार हो, आप तो कर्मचारी हो, फिर भी हमारे ये जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो हमारे मांगे पूरे कर नहीं रहे. इसलिए हम यहाँ डट के खड़े हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहाँ पे रहेंगे. हमें इतनी ताकत है कि हम ऊपर उनको बिठा भी सकते हैं तो उसे नीचे आ भी सकते हैं. आपने अभी कहा कि जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आप लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे. मतलब शीतकालीन अधिवेशन अगर 1 तारीख तक चलता है तो आप लोग मांगों को लेकर 1 तारीख तक यहाँ पर रहने वाले हैं? हाँ, क्यों नहीं. ये ठिया आंदोलन रहेगा? हाँ, रहेगा. क्योंकि हम इतने सालों से मांग रहे हैं. हम तुम्हारे माध्यम से मैं मोदी सरकार को पूछना चाहती हूँ. अब हम इतने दिन से मांग रहे हैं तो आप हमें बता रहे हैं कि संविधान में 50 के ऊपर देते नहीं आता और जब उनकी बारी आए तो आप बोल रहे हैं हम 50 के ऊपर. ऐसा कहाँ लिखा है संविधान में कि 50 के ऊपर जाते नहीं आता? ये क्या बात हुई? और हमने मांगा तो आपने हमें सौतेला बना दिया और उन्होंने जिन्होंने मांगा ही नहीं उन्हें आपने भी मांगे दे दिया. अरे हमारे रोते रोते आंसू चले गए, हमारे आँख में से आंसू निकलना बंद हो गए और आप कहते हो कि हम तुमको दे रहे हैं. हमारा समाज इतना, ये हमको इतने भी पागल मत समझो कि तुमने हमको झुकाया और हम झुक गए. मैडम पिछले 2 सालों से तो कोविड की वजह से वैसे भी शीतकालीन अधिवेशन नहीं हो पाए. उसके पहले जब सत्ताधारी लोग थे उस वक्त भी आप लोग अपनी मांगों को लेकर आए थे. उस वक्त सत्ताधारियों का क्या रवैया था आपके लिए, क्या आश्वासन थे? हमारे को देवेंद्र फडणवीस साहब जब मुख्यमंत्री थे तब आए थे और उन्होंने कहा था कि हम बहुत ही जल्द आपके सब मांगे पूरे कर देंगे, लेकिन पहले कैबिनेट में.
लेकिन वो वादा कहा गया और वो देवेंद्र फडणवीस कहा गए, हमको दिखाई नहीं दिए। मैडम अभी उप मुख्यमंत्री है ना, वो कहाँ गए? मतलब अभी है ना वो? नहीं, उनका वादा कहा गया। अच्छा। अभी तो उन्होंने सामने किसी और को किया है और कर कुछ और रहे हैं, ये बात भी है। लेकिन मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप भूल गए तो हम भी आपको भूल सकते हैं, ये कभी मत भूलना, क्योंकि हम हैं तो आप है, वरना आप भी कुछ नहीं है। 5 साल की कुर्सी, फिर बाद में आप भी आम ही आदमी हो, हम भी आम ही इंसान हैं। हम यहाँ पर धनगर मेंढपाल बांधव जो है उनकी समस्याओं को लेकर यहाँ पर आए हैं। जैसे कि उनको अब समझो, कोई अगर जंगल में कोई उनको अगर खाने के लिए क्या लगता है, पत्तियाँ लगती है, तो उनको पत्तियाँ तो उनको अवेलेबल करके देना चाहिए ना। ये तो उनका हक है ना। हमारा पूरा रोजगार ही उस पर है, मेंढियों को खाना खिलाना पिलाना वही है। तो उसके लिए अगर खाने के लिए कुछ नहीं देंगे तो फिर जाएंगे कहाँ पे मेंढिया? हमको क्या ये धंधा बंद करके आत्महत्या करने के टाइम ला रहे हैं ये लोग। ये आपका आरोप है कि ये लोग ऐसे कर रहे हैं। जैसे शेतकरी आत्महत्या करता है वैसे अगर हमें अगर अब समझ लो ये खेत है तो मेंढी उसे दूसरे थोड़ी समझेगा कि उसकी जगह है कि गवर्नमेंट की जगह है किसकी। उसे तो जहाँ पे हरियाली दिखेगी वो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं, हम कहीं भी नहीं जाएंगे। एक स्पेसिफिक जगह दे दो कि ये एरिया आपका है, ये एरिया में हम आपको पूरे मेंढपाल के लिए चराई के लिए छोड़ देंगे। हम पूरी मेंढिया वहाँ लगा डालेंगे, इधर उधर कहीं भटकने का चांस ही नहीं। तो क्या लगता है इस वक्त आपके पक्ष में कुछ निर्णय हो सकते हैं? जैसे अभी आप लोगों की मांगे ये चल रही है कि किसी तरह का कोई आपके पास से शिष्टमंडल वहाँ पर नहीं जाएगा। नहीं, यहाँ पर आएंगे, उसके बाद में ये सब समस्या उनको बताएंगे, उसके बाद में उनसे लेके क्या ये चीज संभव है कि वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं? संभव, वो लोग भी संभव और हमारी मांगनी भी संभव है ना। हाँ। उसमें कोई ऐसी बहुत सारी संविधान में अड़चन आने वाली है, कोई है कि उसके लिए कुछ स्पेशल कैबिनेट कुछ भी नहीं है। एक अगर उन्होंने कैबिनेट में एक ठहराव ले लिया तो ये आसानी से हो जाएगा डिसीजन, क्योंकि इतने साल से जो ये रह रहे हैं ठंडी में, रात में पूरी मेंढिया वैसे ही सोते हैं। रात में लांडगे शेर कोई भी आके उन पर अटैक करता है, रहने के लिए जगह नहीं है, कुछ नहीं है। कोई खेत मालक खेत में उनके करंट लगा देता है, उससे कई मेंढिया मर जाती है। तो ये कब तक चलेगा ऐसा? सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है, सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है। हाँ सर, आपसे जानना चाहूँगा। मेंढिया का जो है इंश्योरेंस भी नहीं रहता है। हाँ। इनको कोई मतलब लाभ मिलता नहीं है। मतलब जब कुछ हो गया तो उनका नुकसान हो जाता है। और मैक्सिमम जो है ना पुलिस की ज़्यादा बनती है। जो अनपढ़ लोग हैं उनको पुलिस से ठोक देते हैं, कुछ ना कुछ जुर्माना ठोक देते हैं। अनकानून बहुत ऐसे ये करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मतलब अनपढ़े लिखने होने के कारण इनको ज़्यादा जुर्म, शिक्षा की कमी होने के कारण इनके ऊपर ज़्यादा रौब जमाया जाता है। उनके लिए स्कूल भी नहीं है। हाँ। उनके बच्चे कभी स्कूल भी नहीं जाते हैं, क्योंकि वही उनका रहना एक जगह नहीं रहता है। उनका आज यहाँ पे तो कल वहाँ पे रहता है। उनका रहने का ठिकाना नहीं, उनका खाने का ठिकाना, पीने का ठिकाना नहीं है। तो पढ़ेंगे कहाँ? उनका इवन क्या तो उनका जन्म तारीख का दाखिला भी नहीं मिलता है। गवर्नमेंट से कुछ सर्टिफिकेट निकालना है वो भी नहीं मिलता है। वो कहाँ से ले, कहाँ तक वो अपना ये करेंगे, आवाज़ उठाएंगे? उनका मतलब गवर्नमेंट ने कुछ करना चाहिए ना। मतलब भाई ये आदमी ऐसा है तो इसके लिए उनको कुछ करना चाहिए, जो कुछ निवारण होना चाहिए, उनका सर्टिफिकेट बनना चाहिए। बच्चे पढ़ लिखे तो वो जंगल में क्यों जाएंगे? यकीनन ये पढ़े क्यों जाएंगे? क्यों भाई? जब यहाँ पे ये पढ़े लिखने के बाद अच्छी नौकरी लग जाएंगी, लाख रुपए पगार मिलेगा, वो मिंडे की तरफ क्यों दौड़ेगा? मिंडे की तरफ क्या जरूरत है उसको? मतलब आप बोलते हैं कि घर में रखो मिंडी, 50 वहाँ पे रखो और वहाँ पे उसको खिलाओ। क्यों करेंगे भाई? इतने साल से चल रहा था, अंग्रेजों के साल से चल रहा है ये चीज, अभी क्यों ऐसा हो रहा है? अभी जुर्म क्यों कर रहे हैं भाई? इतना जुर्म कौन सहनेगा? गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने GR निकाला था 10वें महीने में, अक्टूबर महीने में। हाँ। तो उन्होंने जो GR निकाला और इम्प्लीमेंटेशन, मैं अभी समाज कल्याण ऑफिस से यवतमाल में गया था। स्वाधार योजना जो हमको स्कीम मिलती धनगर को अलॉट की थी, तो उन्होंने है ना इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। वो ऑफिस को उन्होंने GR नहीं भेजा। वो तो उनके उस साहब से मिला, उन्होंने मेरे को बोला कि हमारे पास वो GR आया नहीं, अभी तक वो योजना है ना वो आई नहीं। ऐसे करते गवर्नमेंट। और जो हमारे बच्चों के लिए रेसिडेंटल जो हॉस्टल होते हैं ना, वो देने की बात हुई थी, वो भी अभी तक काम नहीं चालू हुआ। अच्छा। एजुकेशन में हमको जो मिलनी चाहिए, जो SC फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, जो SC कम्युनिटी को मिलती है वो मिल नहीं रही अभी। अच्छा। तो SC कम्युनिटी को जो स्वाधार योजना मिलती है, जो रेसिडेंटल उनको प्रोविजन रहता है 80% का, वो भी हमको देना चाहिए। वो जो हम वर्षों से अभी जंगल में रहे हुए हैं, तो हमको अभी एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। तो वो प्रॉपर जो हमको इम्प्लीमेंटेशन करते नहीं, जो स्कीम लाते हैं ना उनको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, ऐसी दिक्कत आती है। शुक्रिया।
हाँ। देखिए सर जी, क्यों नहीं? इससे पहले क्या हुआ है, एक मिनट अभी अपना नाम इससे- बोलिए, अपना मेरा नाम। नाम संजय कुकरे है अमरावती से। हाँ। इससे पहले अमरावती में एक मोर्चा हुआ था। हाँ। इससे पहले एक जो पावड़े साहब है उनके नेतृत्व में यवतमाल में भी मोर्चा हुआ। उससे पहले बुल्ढाना में भी मोर्चा हुआ। उसके अंतर्गत वन मंत्री जो है सुधीर मुनगंटीवार, इन्होंने नागपुर में एक बैठक लगाई थी 1 या 2 महीने से पहले, जहाँ पे मैं भी था। तो उन्होंने एक आश्वासन दिया था कि मेनपाल जो है उनको ये जो वन चराई का जो उनका प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे और उनको वन क्षेत्र मतलब ये बैठक कब हुई थी? ये 1 या 2 तकरीबन? महीने से पहले हुई थी। अभी तारीख मुझे याद नहीं है। मतलब हाल ही में, अभी- 2022 हाल में, यही- 2022 यही- में। अभी अच्छा। ये सरकार आने के बाद। ओके। तो उसके बाद मुंबई में भी गोपीचंद पडळकर के शायद उनका एक शिष्टमंडल था। हाँ। उनके इसमें भी एक बैठक हुई हाँ। और वहाँ पे भी उनको आश्वासन दिया गया, लेकिन कहीं पे भी इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं। मतलब कहीं उसकी जो अमल बजावनी है वो हुई नहीं। सरकार क्या करती है, लोगों को देखती है, नेतृत्व को बोलती है, उसके बाद उनको एक आश्वासन दे देती है, लेकिन आश्वासन देने के बाद उसकी जो पूर्तता होती है वो कभी नहीं करती है। आज यहाँ पे धनगर समाज के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कोई भी पार्टी उनके पीछे नहीं, वो खुद जो उनको डेली लाइफ में जो अड़चन आते हैं वो विषय लेके यहाँ पे विधानसभा जो नागपुर में है वहाँ पे वो आंदोलन वहाँ पे कर रहे हैं और अपने विषय अपने मुद्दे सरकार के सामने लाने का वो प्रयास कर रहे हैं। सर आपने अभी इनसे मुलाकात ली है, क्या कर रहे हैं इस बारे में? नहीं, वो बोल रहे हैं यहाँ पे ये राजकीय व्यासपीठ नहीं है, यहाँ पे कोई राजकीय व्यक्ति को वहाँ पे हम आने नहीं देंगे, लेकिन उनको मैंने वही कहा कि उनके मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुद्दे जब भरने साहब हमारे सरकार में जब मंत्री थे और हम आमदार थे तब ये सब मुद्दे वहाँ पे हमने लिए थे, वो बैठक भी वहाँ पे हुई थी और आगे जाके इस मुख्यमंत्री साहब उप मुख्यमंत्री साहब को भी ये मुद्दे उनके बाजू से हम वहाँ पे मान लेंगे। सर इसके पहले भी जो आप आज के जो उप मुख्यमंत्री वो जब मुख्यमंत्री थे तब भी ये अपने विषय को लेकर आए थे, लेकिन उनके पक्ष में किसी तरह का कोई निर्णय नहीं हुआ। मैं जब मुद्दा वहाँ पे मांडा था, भरने साहब ने बहुत सारे अधिकारी को वहाँ पे बुलाया था, इसके साथ बहुत सारे मुद्दे हैं। वहाँ पे बैठक होके कुछ दिन ही हुए थे, महीने ही हुए थे, तब ये सरकार जो हमारा था वो वहाँ पे बर्खास्त वहाँ पे हुआ। ठीक है, फिर भी इनके लिए हम वो मुद्दे वहाँ पे 100% मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के सामने मानेंगे। तो क्या इस शीतकालीन अधिवेशन में इनके पक्ष में कुछ निर्णय हो सकते हैं? ये देखो, ये कोई भी पार्टी के लोग नहीं है, जो दिन में उनको प्रॉब्लम आता है वो यहाँ पे मान रहे हैं, तो डेफिनेटली इनके लिए एक आमदार करके नहीं, कोई पार्टी का आमदार करके नहीं, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता करके मैं उनके जो विषय है वो मंत्री महोदय के सामने मानूंगा। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि मांगे जो है वो मांगों की पुष्टि होनी चाहिए। लिखित तौर पर, मौखिक तौर पर आश्वासन तो बहुत दिए गए, क्या वाकई में इस वक्त इनकी मांगों की पूर्तता होगी, बहुत बड़ा सवाल है। ये सारे आक्षेप इस सरकार पर है, क्या वाकई में इसकी पूर्तता हो पाएगी? इसी सवाल के साथ दोस्तों रुकते हैं। दोस्तों इस वक्त हम लोग टेकड़ी रोड पर है। टेकड़ी रोड का ये दूसरा मोर्चा है, C2 का मोर्चा है। इनकी क्या मांग है, आशा वर्कर्स की क्या मांग है, इनसे जानते हैं। हाँ सर। हम लोग कोविड योद्धा से हम लोग ने पिछले कोविड जब से 2019 से जो कोविड शुरू हुआ था, तो 2020 में जब हमारे उस टाइम के मुख्यमंत्री जब टीवी पे आके उन्होंने आह्वान किया था कि आप आगे आइए, आप देश को आपकी ज़रूरत है, महाराष्ट्र को आपकी ज़रूरत है, तब हम जैसे कोविड योद्धा हम सब आगे आके हमारी जान की परवाह न करते हुए, हमारे घर वालों की जान की परवाह न करते हुए हम लोग में इस कोविड में हमने फ्रंट लाइन वर्कर करके हमने काम किया था। लेकिन जैसे ही कोविड खत्म हुआ, हम जैसे सारे कोविड वर्कर्स को अचानक से एक करके हमको कम करने लगे थे। और वही चीज़ें जो उस टाइम पे हमें कोविड भत्ता मिल रहा था, जो डिक्लेयर हुआ था, वो कोविड भत्ता हमें मिला नहीं। जो बोनस मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। जो हमारे बहुत से कोविड वर्कर्स जो कोविड के काम करते वक्त शहीद हो गए थे, उन्हें भी वो उस तरह की जो कोई फैसिलिटी थी वो मिली गई नहीं। तो वही हमारी जो मांग है वही है कि हम जो कोविड योद्धाओं ने जो कोविड में काम किया था, जब आपने हमारे पे सब तरह से टीवी पे आके हमारे नाम से बताया कि हम ही करून दाखवलं, महाराष्ट्र सरकार ने ये बताया था कि हम ही करून दाखवलं, और आज जब सब खत्म हुआ तो हमको सब बेरोजगार कर दिया गया। और यही हमारी मांगे है कि हमें वापस से, आप कोविड खत्म हुआ है लेकिन अभी तक आपके पास जो वैकेंसीज है वहाँ पे ना सिर्फ महापालिका या फिर पालिका में, पर गवर्नमेंट की जो भी कोई फैकल्टीज में वैकेंसी हो वहाँ पे हमें परमानेंट या तो हाल फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट पे तो वापस लिया जाए। हेलो नमस्कार सर, हम कोविड योद्धा है सारे, हमको यही बोलना है जो हमारा हक है। और
स्टार्टिंग में 120 लोग लिए गए थे कोविड में, वहाँ से तो सिर्फ 100 लोग पूरे गायब हो गए, सिर्फ 20 लोग हैं तो 100 लोग गए का, सबको बैठा दिया गया घर पे। और जब हमने कोविड में हमारी जान की तो छोड़ो, हमने हमारे बच्चों की भी फिक्र नहीं किए। जैसे कि हम मम्मी अपने बच्चे को नहीं छू पाते थे, वहाँ पे हम अंदर जाके उनको खिलाना, उनकी पोटी साफ करना, सारी चीज़ें किए। फिर भी हमारा पेमेंट खाते थे, जैसे हमारा 18,000 पेमेंट था, हमें 8,000 भी बराबर नहीं मिलता था, छुट्टी के पैसे काट देते थे। और जो भी हमारी फैसिलिटीज़ थी वो तो बीच में ही ख़त्म हो जाती थी, हम तक आती ही नहीं थी। तो ऐसे इसमें हमने क्या करना चाहिए, और हमें घर पे भी बैठा दिया गया है। बस हमें ये बोलना है कि हमारा हक हमें दीजिए। इंश्योरेंस का बोला गया था 15 लाख रुपए कुछ ऐसा इंश्योरेंस का बोला था, वो भी हमें नहीं मिल पाया। तो हमें बस यही है हमारा सब लोगों का कि हमारे जो हक है वो हमें दो, और बाकी के जो लोग हैं जिनको घर में बैठाल दिया गया है उनको भी वापस लो, ज्वाइन करो और परमानेंट के लिए करो। हमारी मांग तो बस इतनी है कि जब देश में बुरा समय चल रहा था, तो अभी हमारे बुरा समय चल रहा था, सरकार ने हमारे साथ देनी चाहिए। हमारे पास आज जॉब नहीं है, उस टाइम तो हमने जॉब कर लिया, हम भी मजबूर थे, लेकिन हमने देश का साथ दिया, इतने सारे पेशेंट की सेवा किया। लेकिन कैसे स्टाफ भी उस टाइम कम था, 3 शिफ्ट कर लेते थे। फिर घर पे जाओ तो घर में कोई आने नहीं देता था, गांव जाओ तो गांव में कोई आने नहीं देता, क्योंकि कोविड में काम करते थे हम। तो उस टाइम हमने इतने तकलीफें झेली है, तो सरकार ने हमारी थोड़ी मजबूरी समझ के हमें परमानेंट जॉब के लिए लेनी चाहिए, बस इतनी ही मांग है। आज इथे विधानसभेवर आज या नागपुर विधानसभा के ऊपर में पूरे महाराष्ट्र से जो कोरोना काल में जो कठिन समय पे जो काम किए, वो कोविड योद्धा, जिसमें सफाई कर्मचारी, एम्बुलेंस ड्राइवर, डॉक्टर्स, नर्सेस, टेक्नीशियन और आशा और गट प्रवर्तक ये इन्होंने अपनी विविध मांगों के लिए विशाल मोर्चा निकाला। जो कोरोना काल में काम किए हुए जो योद्धा जो है आज बेरोजगार है, दर दर भटक रहे हैं, जिन्होंने इस देश की सेवा की, एक राज्य की जनता की सेवा की, उन्हें नौकरियों में प्राधान्य दिया जाए, उन्हें सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दिया जाए और 26,000 रुपये उन्हें तनख्वाह दी जाए। इस मांग के लिए सारे महाराष्ट्र से हजारों की संख्या में कोविड योद्धा और आशा वर्कर यहाँ उपस्थित हुई है। हम अभी मंत्री महोदय, जो आरोग्य विभाग के मंत्री महोदय जो तानाजी सावंत साहब, इनसे बातचीत किए और तानाजी सावंत साहब ने ये बोले हैं कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, उसके ऊपर हम निर्णय लेंगे। हम 26 तारीख तक के उनको समय देते हैं, निर्णय लिया जाए, नहीं तो पूरे महाराष्ट्र की आशा वर्कर और गट प्रवर्तक और इससे कई गुना ज़्यादा संख्या में और बालभवन से मोर्चा निकाल के सरकार को हम अपनी ताकत का अंदाजा करा देंगे। इसलिए हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि 26 तारीख के पहले सरकार ने निर्णायक भूमिका ले। किन मांगों को लेकर आपने आज ये मोर्चा निकाला है? स्त्री भूषण रमाई अंबेडकर संस्था की ओर से पिछले कई सालों से हमारी जो मांग है, वो मांगों को लेकर हम आज इस विधानसभा में ये 14 मांगों को लेकर एक निवेदन देने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो हमारी पहली मांग है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी पत्नी माँ रमाई, इनका 27 मई 1935 को मुंबई की वर्ली मशान भूमि में अंतिम संस्कार हुआ था। उस जगह सरकार ने स्मारक बनाने की घोषणा की, लेकिन अभी तक के काम शुरू नहीं किया। वो काम जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। दूसरी हमारी मांग है कि परड़ की BIT चाल में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1912 से 1934 तक वहाँ रहे, उस जो चाल में 51 और 50 नंबर ये 2 खोलियाँ थी, तो उस चाल को भी वहाँ स्मारक घोषित करने की सरकार ने घोषणा की है, लेकिन अभी तक उनका भी काम चालू नहीं हुआ, वो भी काम चालू होना चाहिए। तीसरी हमारी मांग है कि दादर रेलवे स्टेशन को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर टर्मिनल रेलवे स्टेशन ऐसा नाम देना चाहिए। ये काफ़ी दिन से हमारी डिमांड है, जबकि उसके बाद में VT रेलवे स्टेशन का शिवाजी टर्मिनल नाम हो गया है, लेकिन
दादर के रेलवे स्टेशन का नाम नहीं हुआ, वो जल्द से जल्द सरकार ने करना चाहिए। चौथी हमारी मांग है कि रत्नागिरी दापोली में जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का निवास है, उस निवास को स्मारक घोषित करना चाहिए और वहाँ भी जल्द से जल्द काम करना चाहिए। हमारी पांचवी मांग है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का मूल गांव और रमाई की जन्मभूमि वनन गांव, यहाँ पर्यटन क्षेत्र का दर्जा देकर विकास कार्य करना चाहिए। और सातारा में जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जिस घर में रहते थे, वहाँ भी उसी जगह पर स्मारक घोषित कर वहाँ स्मारक घोषित कर काम शुरू करना चाहिए। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जिस स्कूल में पढ़ते थे, उसको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सूचना फलक लगाना चाहिए। पूना में तलेगांव दाभाले में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का निवास है और उनको लगकर ही प्लाट क्रमांक 29 से 34 की जगह खाली पड़ी हुई है। उस जगह का उपयोग स्मारक के लिए देकर वहाँ भी स्मारक का बांधकाम शुरू करना चाहिए। और हमारी 8वीं मांग है कि भीमा कोरेगांव इनका सौंदर्य व स्मारक का सौंदर्यकरण होना चाहिए और रमाई अम्बेडकर इनके जीवन चरित्र 9वीं से 12वीं के शासकीय अभ्यासक्रम में समाविष्ट करना चाहिए। ये हमारी काफ़ी दिन से ये हमारी मांग है, 2012 से ये हमारी मांग चल रही। तो 2015 में तीसरी की बाल भारती में रमाई का जीवन पट समाविष्ट किया है, लेकिन अभी हमारी मांग है कि 9वीं से 12वीं तक के जीवन पट आना चाहिए। तो उसके लेटर भी हमको आए हैं, पूना के शिक्षण मंडल के लेटर आए कि अभी ये प्रक्रिया ख़त्म हो गई है, आगे हम उसको अमल में लाने के लिए कोशिश करेंगे। और नागपुर की दीक्षा भूमि है, वो दीक्षा भूमि की लगकर कृषि विद्यापीठ की जगह है, वो कृषि विद्यापीठ की जगह वो दीक्षा भूमि के उपयोग के लिए देना चाहिए। यह भी है काफ़ी दिन से हमारी और नागपुर के तमाम संगठनों की ये मांग है। ये मांग जल्दी से जल्दी शासन ने छुड़ाना चाहिए। और नागपुर में अम्बाझरी परिसर में जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन था, उसको उद्ध्वस्त कर दिया गया, तोड़ा गया। तो उसी जगह पर उसका बांधकाम तुरंत होना चाहिए। जो 20 एकड़ पर वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उसका बांधकाम, स्मारक का बांधकाम होना चाहिए। नागपुर महानगर पालिका की ओर से नागपुर में जन्म शताब्दी वर्ष निमित्त स्मारक की घोषणा की थी, वो प्रलंबित है, तो वो भी सरकार ने छुड़ाना चाहिए। और नागपुर जिला में जो जय भीम के जनक है बाबू हरदास एलन, उसका भी स्मारक होना चाहिए। और आखिरी हमारी एक 14वीं जो मांग है, वो महाराष्ट्र में जो बौद्ध लेनिया है, उसका विद्रुपीकरण होते हुए हम देख रहे हैं, तो उसका भी संरक्षण संवर्धन होना चाहिए। ये 14 मांगों का निवेदन हम अभी माननीय मंत्री महोदय को देने के लिए जा रहे हैं। धन्यवाद। जय भीम। लेके रहेंगे भारत का शासन होश में आओ, होश में आके बात करो, बात तो तुम्हें करनी होगी, मर की पट्टे देना होगा, मर की पट्टे लेके रहेंगे, मर की पट्टे लेके रहेंगे। आवाज दो, आवाज दो। शहर विकास मंच की तरफ से आज हम लोगों ने ये आवास भूमि अधिकार मोर्चा निकाला है और उसका उद्देश्य ये है कि नागपुर शहर में जो झुग्गी झोपड़ीवासी है, उस झोपड़पट्टी वासियों को ज़मीन की मालिकियत मिलना चाहिए। और जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स नागपुर में आ रहे हैं पट्टे देने के लिए, उसको हल करना चाहिए। अभी नागपुर में पट्टे देने का काम तो चालू है, करीबन 6,500 लोगों को पट्टे मिले हैं। और इस पट्टे के प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा यदि कोई आंदोलन रहा हो जिसके कारण ये सब सफल हुआ है, वो है शहर विकास मंच। और शहर विकास मंच ने अविरत आंदोलन करने के बाद 2016 में सरकार ने GR निकाला और मालिकी पट्टे देने का निर्णय लिया। और उसके बाद 1 जनवरी 2017 से पट्टे देने का काम चालू हुआ है। और लेकिन उसके बाद कुछ बातें हैं ऐसी कि जो जिन कारण कुछ बस्तियों के पट्टे अटके, जैसा कि निजी ज़मीन के ऊपर जो स्लम्स बसी हुई है, उनको पट्टे देने का निर्णय हुआ, सरकार ने GR निकाला, लेकिन उसका अंतिम निर्णय आदेश जो है वो महाराष्ट्र के नगर विकास मंडल के नगर विकास विभाग में पेंडिंग पड़ा है।
वो एक टेक्निकल प्रॉब्लम यदि हल हो जाए तो हज़ारों निजी ज़मीन के पट्टे वाटप हो सकते हैं। उसके साथ ही जो संयुक्त मालिकियत की ज़मीन है, जैसा कि NIT, NMC, कलेक्टर लैंड और प्राइवेट लैंड, इनकी ज़मीन का अभी तक काम चालू नहीं है। जो भी काम कलेक्टर ऑफिस में पेंडिंग पड़ा है तो उनका भी काम चालू होना चाहिए, पट्टे वाटप होना चाहिए। और उसके बाद जो बस्तियाँ 1 जनवरी 2011 के पहले के बसी हुई है, सरकार ने कहा है जीआर निकल के कि जो 1 जनवरी 2011 के पहले की स्लम्स है, उन स्लम्स में पट्टे वाटप किया जाएगा और वहाँ के बस्तियों को अधिकृत किया जाएगा। लेकिन वो अधिकृत करने की प्रक्रिया अभी तक चालू नहीं हुई है। तो ऐसी जो बस्तियाँ हैं उनके लिए हम लोग यहाँ आए कि जो सरकार ने खुद निर्णय लिया है उस पर सरकार अमल करे, जो GR निकाले है उस GR के ऊपर अमल करे, इसी मांग के लेकर हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और बड़ी संख्या में नागपुर के शहर के विभिन्न स्लम्स के लोग इस मोर्चे में शामिल हुए और उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की, सरकार के सामने अपनी बातें रखी है। तो ज़मीन की मालिकियत ये हम लोगों का अधिकार है, क्योंकि सरकार ने हम लोगों को मालकी पट्टे देने का आश्वासन दिया है और उसी आश्वासन का, उस वादे का ये निभाव इस सरकार ने करना चाहिए, ऐसा हम लोगों को। पैसा आमच्या हक्काचा, नाही कुणाच्या बापाचा. पैसा आमच्या गोरगरिबांचा, नाही कुणाच्या बापाचा. पैसा आमच्या हक्काचा, नाही कुणाच्या बापाचा. करायचं काय? सरकारचं करायचं काय? एजेंट और इन्वेस्टर लोगों का ये मोर्चा है और ये मोर्चा, इस मोर्चे का नाम बांगड्या घाला मोर्चा आहे। बांगड्या घाला मोर्चा हेच नाव का ठेवलं त्याचं स्पष्टीकरण मला सांगणे जरुरी आहे। कारण मैत्रेच्या चेअरमॅन ह्या वर्षा सतपाडकर ह्या महिला आहेत आणि महाराष्ट्राची पोलीस हे कर्तव्यदक्ष पोलीस आहे। महाराष्ट्राच्या पोलीसने कसाबसारख्या आतंकवाद्याला पकडते वेळी आपल्या छातीवर गोळ्या घेताना घाबरले नाही। महाराष्ट्राच्या पोलीसकडे CID शाखा आहे, डिटेक्टिव्ह ब्रँच आहे, SRP आहे, CRP आहे आणि ATS सुद्धा आहे। आणि वेळ पडली महाराष्ट्र सरकार मिलिटरीला बोलवू शकते आणि कसल्याही अपराधाला पकडू शकते। मग वर्षा सतपाडकर महाराष्ट्राच्या सगळ्या डिस्ट्रिक्ट कोर्टामधून आणि कमिशनर ऑफिसमधून आणि सगळ्या कोर्टामधून फरार घोषित आहेत। महाराष्ट्र सरकारला, महाराष्ट्राच्या गुन्हा शाखेला एक महिला सापडत नाही, म्हणून मैत्री उद्योग समूहामध्ये 2,16,00,000 लोकांची फसवणूक झाली आणि या फसवणुकीमध्ये 2 कोटी महिला आहेत। ह्या महिलांना आता राग आलाय, ह्या महिलांना राग आला आणि महिलांना जेव्हा राग येतो तर महिला काय म्हणतात, म्हणून हे जे महिला आहेत, ह्या ज्या महिला आहेत, ह्या महिला या शासनाला आणि या गृह खात्याला बांगड्या घालायला आले आहेत, बांगड्या घालायला आले आहेत आणि त्या शासनाने आपली लायकी जी आहे हे सिद्ध करायला पाहिजे, आपली लायकी सिद्ध करायला पाहिजे आणि त्या अपराधाला पकडलं पाहिजे। त्या सापडत नाही तर म्हणून ह्या मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं है। हमारे मोर्चे की डिमांड है कि इस प्रकरण के अंदर, मैत्री प्रकरण के अंदर सत्ता पक्ष, विपक्ष, आमदार, खासदार, मंत्री, कई हीरो हीरोइन और कितने तो भी पिक्चरों के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर यहाँ पे इन्वॉल्व है। सब लोगों का मैत्री के 11,000 करोड़ के प्रॉपर्टी के ऊपर नजर है, इसलिए ये लोग इस मामले में इन्वॉल्व है, इसलिए इसकी CBI जांच होना चाहिए। मिशन 2023 के तहत 2023 दिसंबर के पहले पृथक विदर्भ राज्य निर्माण करने को केंद्र को कॉम्पेल करने के बाद विदर्भ राज्य निर्मित करके युवा पीढ़ियों के हाथ में देने का निर्णय किया है। और इसलिए किया है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार इकोनॉमिकली डूब गई है। उनकी साल की आय 4,03,000 करोड़, साल भर के खर्चे के लिए लगते हैं 4,27,000 करोड़।
और डेफिसिट बजट है 24,353 करोड़ और कर राज पर कर्जा लाइबिलिटी और थकामी का बोझ है 6,60,000 करोड़। अभी सरकार ने जो MSRDC है उसके लिए जो जमीन एक्वायर की किसानों का मुआवजे का भुगतान करने के लिए 65,000 करोड़ का कर्जा लिया और जिसके लिए सरकार की काउंटर गारंटी है। यह सरकार डूब गई है, यह इसकी दिवालिया हो गई है और ऐसे हालत में हमारा 75,000 करोड़ का बैकलॉग ये कॉम्पेंसेट नहीं कर सकती। सीएम यदि अपन फडणवीस के बजाय, उद्धव ठाकरे के बजाय, शिंदे के बजाय, पवार के बजाय ब्रह्मदेव को भी करते हैं तो भी हमारा भला होना नहीं है। और इसलिए हम यहाँ आए हैं क्योंकि नागपुर के जो सांसद है वो केंद्र में मंत्री है, ये बीजेपी के सेंट्रल के प्रेसिडेंट होते समय उन्होंने लिख कर दिया था कि यदि हम दिल्ली में सरकार में आए तो राज करेंगे। अब ये बोलते हैं कि उतना छोड़ के बोलो। देवेंद्र फडणवीस और मुनगंटीवार ने आमगांव टू खामगांव पूरा चिल्ला कर विदर्भ का जागर किया था और बोला था कि आप हमें सत्ता दो, हम आपको विदर्भ देंगे। और दुर्भाग्य से एक ऐसी लाइन है कि सत्ता और संपत्ति में ऐसा दुर्गुण है, सत्ता और संपत्ति जिस आदमी के नाक के पास जाती है उसको सूंघने की दवा क्लोरोफॉर्म देने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि नजाकत आ जाती है। ये भलाई राम का नाम लेके आए, ये मुंह में राम बगल में छुरी वाले, ये दिन के भैया रात के सैया वाले हैं, किसी की गर्दन भी काट ली जाए वो भी प्यार से वाले हैं और राम नाम जपना परामाल अपना वाले हैं। इसलिए हम इनको कहते हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, विदर्भ का राज देते हो या जाते हो या जनता के मरे तक जूते खाते हो। और अब हम इनको बोल रहे कि तुम्हारे बाहू में नहीं बल, अब विदर्भ छोड़ के भाग जा, क्विट विदर्भ, ये ऐलान करने के लिए हम आए हैं यहाँ पे। और यहाँ एक जंग का ऐलान करते हैं। क्या ऐलान करते हैं? शुरू हुई है जंग हमारी, लड़ेंगे, जीतेंगे, लाठी गोली खाएंगे, विदर्भ राज लाएंगे, ऐसा ऐलान करते हैं। जय विदर्भ। पृथक विदर्भ राज की मांग को लेकर ये मोर्चा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से देवेंद्र फडणवीस जी को एक मैसेज फॉरवर्ड करना चाहता हूँ कि कम से कम विदर्भ के विधानसभा में वो एक बार जय विदर्भ का नारा लगाए। और यहाँ पर अभी जो मोर्चा है, अगर ये मैसेज उसके इस वक्त तक के वो यहाँ पर आकर अगर हकीकत में विदर्भवादी है, सच्चे विदर्भवादी है, तो यहाँ पर आकर वेगड़ा विदर्भ झालाच पाहिजे ये नारा उन्होंने लगाना चाहिए। और एक बात मैं आखिरी आपको बताना चाहता हूँ कि ये लोग विदर्भ राज क्यों नहीं बना रहे। मेन रीज़न क्या है? इतना बड़ा षड्यंत्र है कि अडानी, ये बात आपको बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन अडानी, अंबानी, टाटा, मित्तल, सिंघानिया जितने भी बड़े उद्योगपति हैं ये लोग विदर्भ राज नहीं चाहते। अब आप सोचेंगे कि ये क्यों नहीं चाहते? ये इसलिए नहीं चाहते विदर्भ राज क्योंकि इनका जो औद्योगिक साम्राज्य है, जितने भी उद्योगपति हैं इनका औद्योगिक साम्राज्य, इनकी जो नोट छापने की मशीनें हैं वो पश्चिमी महाराष्ट्र में स्थापित है। और उसको जारी रखने के लिए, उनकी नोट छापने की मशीन को चालू रखने के लिए जो बिजली और कोयला है वो हमारे विदर्भ से जाता है। तो ये उद्योगपतियों को ये मालूम है कि जिस दिन विदर्भ अलग हो जाएगा, बिजली कोयला मिलना हमारा बंद हो जाएगा और जो पश्चिमी महाराष्ट्र में इनका औद्योगिक साम्राज्य है, नोट छापने की मशीन है, वो बंद हो जाएगी। और इन्हीं उद्योगपतियों के इशारों पर आपको मालूम है कि ये भारतीय जनता पार्टी क्या है, ये जो भारतीय जनता पार्टी विदर्भ राज नहीं बना रही, ये अडानी, अंबानी और ये उद्योगपतियों के कहने की वजह से नहीं बना रही। जबकि इन्होंने उड़ीसा अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया था, स्टैम्प पेपर में लिख दिया था, बात भी नहीं बना रही। इसका जो मेन मुख्य कारण ये है कि ये उद्योगपतियों के इशारों पे नाचने वाले लोग हैं। सर जैसे कि एक मिनट सर, जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि एक बार उप मुख्यमंत्री यहाँ पर आकर बोले जय विदर्भ, इससे क्या होगा? इसके पहले इलेक्शन के पहले 2014 के इलेक्शन के पहले उन्होंने टोपी टाइट करेंगे, उन्होंने कई बार बोला था कि विदर्भ अलग करके देंगे। अब अगर बोलते तो क्या फर्क पड़ेगा? मैंने इसलिए बोला कि ये मेरे को मालूम है आने वाले नहीं है, ये बहुत ही बदमाश लोग हैं, झूठे लोग हैं, ये फरेबी लोग हैं, ये आने वाले नहीं है। मैंने इसलिए बोला, मांग की है कि ये मालूम है ये आने वाले नहीं है और इसकी वजह से जनता के सामने ये एक्सपोज हो जाएंगे कि ये बेईमान, धोखेबाज, गद्दार विदर्भवादी है, मुखौटाधारी विदर्भवादी है।